नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तेजस क्लासेस वाराणसी की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसकी कड़ी में पहला कि मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे वह चिंपैंजी गोरिल्ला के क्रम से होता हुआ, कैसे वह आधुनिक मानव तक बना है इन हजारों साल की जर्नी के बाद। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल का जो विभाजन है वो किन किन चरणों से पूरा हुआ, उसके दौरान मानव ने क्या क्या सीखा, उसमें क्या क्या विकास हुआ, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यह थोड़ा पढ़ने में और याद करने में थोड़ा सा जटिल मालूम पड़ता है, लेकिन अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ने के बाद एक बार अगर लिख लेंगे तो ये हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। बाकी परीक्षा के समय तो रिवाइज सभी करते हैं, आप भी कर लीजिए। ये जानिएगा कि ये इतिहास के बारे में कहते हैं, कहावत है हिस्ट्री केमिस्ट्री दोनों के बारे में कहते हैं। हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटा और सुबह को सपा। ठीक है, कहावत तो खैर मुझे लगता है सारे विषयों पर लागू होगा। ये रोज का कार्यक्रम है, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया और फिर हमेशा के लिए याद हो गया। ये विशेष मानसिक लब्धता वाले जो 0.1% लोग होते होंगे उनके पास होता होगा। खैर, आइए आज हम लोग करते हैं इतिहास का काल विभाजन। पीछे मैंने आपकी सुविधा के लिए पूरा का पूरा चार्ट बना रखा है ताकि तथ्यवाद त्रुटियों की संभावना कम से कम हो। बाकी इसका विश्लेषण, इसका एनालिसिस मैं करूँगा। मेरे साथ एक कॉपी और पेन लेकर के आप लोग शामिल हो जाइए, क्योंकि ये लिखने वाली बातें हैं। परीक्षाओं में पूछेगा कि ये बताइए हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का जो तारतम्य है पाषाण काल के कौन से पाषाण काल में पड़ता है, यानी या ऐतिहासिक काल के कौन से ऐतिहासिक काल में है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो इस तरह से 4 विकल्प होंगे और आपका सही उत्तर क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है? आद्य ऐतिहासिक काल से है। ठीक है, भ्रम की स्थिति बनी ना रहे इसलिए हम लोग रिवाइज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आज आप लोगों ने मकर संक्रांति अच्छे से मनाया होगा, अपने अपने तरीके से मनाया होगा। खैर, ये तब मनाया जाता है, आप तो जानते ही होंगे, काफ़ी ज्ञानी लोग हैं आप लोग। ये तब मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब ये इस सनातन धर्म में ये परंपरा है, लोग मनाते हैं इसे। चलिए आज हम लोग इतिहास का काल विभाजन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मित्रों यहाँ पर लिखा है इतिहास का सामान्य विभाजन। इस विभाजन में सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। इसकी विशेषताएं क्या है? केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। लिखित साक्ष्यों की कमी है, भाई लिखा हुआ कुछ नहीं मिला। जमीन में चली जेसीबी चली, खुदाई की गई और जमीन के नीचे से जो कुछ भी मिला, लोटा, कटोरा, मटका है, मृद मूर्तियां मिली, छोटे छोटे मंदिर के छोटे छोटे अवशेष मिले। इसके बाद कई मूर्तियों के कई टूटे हुए टुकड़े मिले। इससे अंदाजा लगाया गया कि भाई क्या हुआ होगा। इसके बारे में साफ साफ समझिए कि केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्यों का क्या है? अभाव है, कमी है। रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल, इसका नाम इसीलिए ऐसा पड़ा कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें क्या मिले हैं? इसमें केवल मिले हैं आपको खुदाई के बाद पुरातात्विक साक्ष्य मिले। ठीक है ना, लिखित साक्ष्यों का भाव है। दूसरा देखिए, इसमें एक बात और है, पाषाण कालीन सभ्यता का जो संबंध है वो किससे है? प्रागैतिहासिक काल से, यानी स्टोन एज से है। पिछली कक्षा में हमने इस बात पे चर्चा किया था कि पाषाण काल में जो मानव है वो पत्थरों के इर्द गिर्द उसका जीवन की संस्कृति और उसका पूरा आयाम निर्भर करता था। वह पत्थरों के गुफाओं में रहता था, पत्थरों पर सोता था और बड़े बड़े पत्थरों से लेकर के, जिसे भोथुरा पत्थरें कहते हैं, ब्लंट जो है वेपन होते थे स्टोन के, उससे वो जानवरों का शिकार करता था और ये कई बार जो है हानिकारक भी सिद्ध हुए। खैर बाद में उसका संशोधित कर लिया मानव ने मध्य पाषाण काल में। तो ये आपने देखा कि पाषाण कालीन सभ्यता का संबंध किससे है? प्रागैतिहासिक काल से है।
दूसरा देखिए आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। इसमें लिखित यानी रिटन एविडेंसेस मिले हैं किंतु पढ़ा नहीं जा सका है इसे, ठीक है। लिखित साक्ष्य मिले हैं, भाई मानव आया, गुफाओं में रहता था, खाने के लिए शिकार की तलाश में भटक रहा था, एकाएक कुछ शिकार मिला, उसे पत्थरों से मार मार के मार डाला, उसका भोजन किया, भरपूर पार्टी हुई, और पार्टी होने के बाद जब गुफाओं में रिलैक्स कर रहा था तो उसे याद आया यार हमने कुछ मारा था। तो क्या किया उसने दीवारों पे खुरच खुरच के वैसी पेंटिंग बना डाली जो उसको समझ में आती थी, उसके बोध में थी। तो इससे क्या हुआ, रिटन एविडेंसेस प्रोटो हिस्टोरिक एज में मिले हैं, लेकिन क्या हुआ, इसे पढ़ा न जा सका, ठीक है, इसे पढ़ा न जा सका। और इसका संबंध किससे है, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे है मित्रों, आद्य ऐतिहासिक काल से है, यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज का संबंध हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से है। अगले लेक्चर में वीडियो जो तीसरा होगा उसमें हम बात करेंगे हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का, और हम इस पे बात करेंगे कैसे ये सभ्यता विकसित थी और फिर कैसे अपने पतन तक, अपने गढ़ तक जाकर के समाप्त हुई, ठीक है। नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, कहते हैं ना कहावत 100 सुनार की एक लुहार की, ये कहावत इसलिए मजबूत है क्योंकि भाई देखिए जितना लिखेंगे उतना दिमाग में सूचनाएं सीमेंटेड होंगी। बार बार पढ़ना रटना इससे ज्यादा बेहतरीन तरीका माना जाता है कि आप उसे लिखें, तो इसे लिख लीजिए। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हिस्टोरिक एज। लिखित और पुरातात्विक साक्ष्यों की प्रचुरता है, मतलब ये सब अबंडेंस में प्राप्त हुए हैं, अबंडेंट में बहुत ज्यादा संख्या में मिले हैं। भाई हमने लास्ट वाली क्लास में इस पर चर्चा की थी कि मानव इतिहास को समझने के लिए कौन कौन से साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, ठीक है, इसके बाद मृदमान है, स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, इन सब की बातें हैं। तो ये किससे संबंधित हैं, ये संबंधित है ऐतिहासिक काल से। इसमें लिखित और पुरातात्विक साक्ष्यों की प्रचुरता है, और सबसे अच्छी बात है कि इसे पढ़ा भी जा सका और उसे संकलित भी किया जा सका। और इसका संबंध किससे है मित्रों, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है, 6th BC। धार्मिक आंदोलन भी इसी के आसपास जब ये वैदिक काल की बात शुरू होगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक कॉलम में फर्स्ट हाफ में इसकी बात किए हैं कि भाई प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहीं से पाषाण काल का एक्सटेंशन लेते हैं कि भाई स्टोन एज को आप कैसे समझते हैं, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। स्टोन एज, देखिए मैं कह रहा हूं बार बार कि इसमें वो रस नहीं आएगा, ये काव्य नहीं है, ठीक है। यह प्रसाद पंत निराला महादेवी वर्मा की रचनाएं नहीं है जिसमें आपको छायावाद की झलक मिलेगी, आप रस से भीग जाएंगे, ठीक है। विरह विरहिणी, प्रेमिका प्रेमी के संवाद नहीं है, ये है विशुद्ध इतिहास का प्राचीनतम रूप जिसे आपको लिख करके बार बार रिवाइज करके संकलित करना होगा। पाषाण काल को स्टोन एज कहते हैं और इसमें 3 पार्ट है, पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा क्या है बच्चों, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है प्री स्टोन एज है और इसमें क्या होता था, मानो क्या था, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। थोड़ा ऊपर चला गया होगा मार्जिन में, मानो क्या था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, वो चीजों को इकट्ठा कर लेता था। भाई किसी जंतु को मारा या कोई पुराना जंतु मिला उसे एकत्र कर लिया, एकत्र करके खाते रहे। अब इस बात से उनको फर्क नहीं पड़ता रहा होगा या उनके पास इतनी मेधा नहीं विकसित थी कि भाई इसमें संक्रमण होगा या जो भी होगा, वो उसको संग्रहण करते थे और खाते थे। कृषि, पशुपालन और आग की ज्ञान की कमी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद करिएगा, पूछता है मानव ने कृषि का आविष्कार कब किया, तो कृषि का आविष्कार सब बाद में है। आग की खोज को लेकर के लोगों के मन में बड़े कंफ्यूजन रहते हैं, तो इतना समझिएगा कि मनुष्य ने आग की जो खोज की थी एक्सीडेंटली, वो था पूरा पाषाण काल के अंत में। लेकिन आग को प्रयोग कब करना सीखा, आग को प्रयोग करना मानव ने कब सीखा है, कायदे से जो है मध्य पाषाण काल या उसके बाद में करना सीखा है। दूसरा इसका बिंदु है, पहला बिंदु था कि कृषि, पशुपालन और आग के ज्ञान की कमी थी, और दूसरा है इस काल का प्रथम हस्त कुठार। हस्त कुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ का कुठार
रॉबर्ट ब्रूटफुस द्वारा ब्रूटफुस को मद्रास के पल्लावरम, पल्लावरम का संबंध पूछेगा किससे है तो आप क्या लिखेंगे, पुरा पाषाण काल। ठीक है, यह तुक्के पे नहीं चलता है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे कि पल्लावरम किस राज्य से संबंधित है, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, मद्रास होगा। या पूछेगा कि पल्लावरम में जो मिला है उसका संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे, पुरा पाषाण काल बताओगे। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद पुरा पाषाण काल के 3 छोटे सब डिवीजन हैं, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। पूर्व पुरा पाषाण काल की जो बात है वो ये है कि हस्त कुठार, ठीक है, हाथ का कुठार, खंडक मतलब जिसे तोड़ा जाए, जिसे आज हथौड़ा कहते हैं, बिदारणी जिसमें से टुकड़े किए जाएं, छेद किया जाए, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट एक तरह का पत्थर है, आप जानते हैं, उसके क्या मिले हैं, फलक मिले हैं। किसमें, मध्य पुरा पाषाण काल में। भाई यहाँ पर जो है हथियार जो रहे होंगे निश्चित रूप से भौंडे रहे होंगे और यहाँ पे फलक मिले होंगे किसके, क्वार्टजाइट के। और आगे जाएंगे आप तीसरे वाले में उच्च पुरा पाषाण काल में, इसमें क्या मिली है, खुरचनी मिली है, भेदनी मिली है, थोड़े नुकीले हैं भाई। ये कैसे हैं, नुकीले हैं, खुरचनी है, भेदनी है, ये सब किसमें मिले हैं, उच्च पुरा पाषाण काल में मिले हैं। और देखिएगा अब इसका हो गया पहले में 3 विभाजन था, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। दूसरा जो उसका विभाजन प्रमुख है, इसे क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज। इसमें मानो क्या है, शिकारी है, खाद्य संग्रह का भी स्थिति बहुत बदली नहीं है, हजारों साल का घटना बीता है, लेकिन आप जानते हैं विकास और विकास में समय लगता है। यहां पर आप देखेंगे कि मानव पशुपालन सीख लिया है, इसका प्रमाण है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर कहां पे, राजस्थान में। इसको नोट कर लीजिएगा कि आदमगढ़ और बागोर से क्या मिला है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और किससे संबंधित है, मध्यपुरा पाषाण काल से। आजकल खांसी हो रखी है, सर्दियां हैं, तो सर्दियों में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ती है, थोड़ी सी खांसी, खैर कोई बात नहीं, पाठ है, चलता रहता है। मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, लेकिन बाद में विकास हुआ तो पशुपालन करना सीखा। आसपास के जानवर जो उसके आसपास इकट्ठा होते थे और भाई एक पूंछ हिलाते हुए आ गए और कोई नुकसान नहीं करे, बोले साफ करो यार, थोड़े खाने के टुकड़े इनको दे दिए और क्या हो गया, मानो पशुपालन की प्रवृत्ति आ गई। और ये कहां से है, आदमगढ़ और बागोर। बागोर में से याद रखिएगा कि बागडोर संभालता था मनुष्य। राजस्थान में आप देखेंगे कि ऊंट पर बैठ के लोग बागडोर संभालते हैं, तो राजस्थान से बागडोर याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा पशुपालन होगा। और आदमगढ़, ठीक है, आदम और हवा को याद रखेंगे तो इससे याद होगा कि पशुपालन। अस्थि निर्मित उपकरण है। अब उपकरण जो है मनुष्य के कैसे बनेंगे, पहले पत्थर के होते थे, ब्लंट, भोथुरे। आप देखेंगे मध्य पाषाण काल में खुरचनी और भेदनी होगी, थोड़े नुकीले किए, पीट पाट के सही किया। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अस्थि निर्मित उपकरण मिले हैं। अब हड्डियों से नुकीले सुई, नुकीले मारने के लिए भाले और नुकीले छेदने की चीजें, सब किससे बनी, जानवरों के हड्डियों से। और इसका कहां से मिला है, सराय, नाहर और महदाह से मिला है। याद करिएगा, सराय, नाहर और महदाह का संबंध किस साक्ष्य से है, मध्यपुरा पाषाण काल से। ठीक है, तो ऐसे याद करिएगा। हड्डी के उपकरण, एक सराय है, एक सराय मतलब जहां रहने की जगह है, वहां पे नाहर लोग हैं और क्या लिए हैं, हड्डी के उपकरण लिए हैं। और महदाह, 2 जगहों से क्या मिला है, मध्य पाषाण काल के अस्थि के उपकरण मिले। तीसरा देखिए, थोड़ा मैंने इधर लिखा हुआ है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में भाइयों नियोलिथिक एज कहते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि सर्वप्रथम खाद्यान्न का उत्पादन, आग का प्रयोग किया गया। खाद्यान्न का प्रॉपर तरीके से उत्पादन, इसमें जो है शहद उत्पादन, दुग्ध उत्पादन सब शामिल है। और आग का प्रयोग मनुष्य ने अपनी इच्छा के अनुसार करना सीख लिया नवपाषाण काल में। और उसमें क्या है, गुफ कराल एक जगह है, देखिए यहाँ पे पूरे स्क्रीन में आ रही है कि गुफ कराल जो है यहाँ पे किसका मिला है, कृषि और पशुपालन। गुफ मतलब गुफा, कराल ऐसे याद रखेंगे, गुफा में कृषि का सामान रख रहा है और पशुपालन कर रहा है। लौरा देव, लौरा देव ये उत्तर प्रदेश में है, भारत में मिला है बेसिकली। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, याद रखिएगा, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, लौरा देव में मिला है।
और मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, देखिए कुछ तो मिला भाई यहाँ से, बहुत कुछ है। नमक के पर्वत है यहाँ पे। गधे का एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, हमको पता है। पाकिस्तान दुनिया के कई देशों को गधे बेचता है, कुछ तो है। और क्या है भाई, नमक बेचता है, रॉक सॉल्ट्स वहां होती हैं। मेहरगढ़ में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। चावल का मिला है आपका लौरा देव से। तो इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा जरूर। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा बगल आ गया हूं, ले लीजिए। ये बड़ा काम का है, बहुत थोड़ी सी मेहनत लगती है इसको बनाने में, लेकिन एक बार में रेडीमेड आपके पास ये सारा मटेरियल होगा। एक चीज इसमें और है कि बुर्जहोम जो है, इसमें मानव और कुत्ते का कंकाल का साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम यहाँ गर्त है। संगन कुल्लू, पिक्कली हल और उतनूर, संगन कुल्लू, पिक्कली हल और उतनूर में राख के टीले मिले हैं। और इनका संबंध किससे है? नवपाषाण काल से। फिर से रिवाइज करिएगा, बैक से चलते हैं। नवपाषाण काल में मानव ने खाद्यान्न का उत्पादन, पशुपालन, दुग्ध का उत्पादन, शहद पालन शुरू कर दिया था। और इसमें गुफकरार में कृषि पशुपालन है। लौरा देव में चावल का साक्ष्य मिला है बच्चों। और मेहरगढ़ में गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। बुर्जहोम में मानव और कुत्ते का साक्ष्य में कंकाल मिला है। तो ऐसे याद रखिएगा भाई, एक बुजुर्ग थे, उनके साथ में कुत्ता रहता था और दोनों गर्त में गिर गए। गिरने के बाद उनकी कहानी क्या हो गई? राम नाम सत्य। ऐसा ना करें, किसी के साथ तो मजाक कर रहा था, याद करने का ट्रिक बता रहा था आपको कि बुर्जहोम में मानव और कुत्ते का कंकाल मिला है। याद करने के लिए बढ़िया है, कोई भी ट्रिक बनाइए, वहां पे विश्लेषण नहीं पूछता है, प्री में ट्रिक मारना होता है। आप जिस भी तरीके से, देसी विदेशी तरीके से ट्रिक बनाइए और आप सही विकल्प करिए। तो बुर्जहोम में मानव और कुत्ते का कंकाल मिला है, इसका नवपाषाण काल से संबंध है। गुफकरार में कृषि पशुपालन का साक्ष्य मिला है, नोट करिए। लौरा देव में चावल का, वैसे याद करिएगा, लौरा, लौरा मतलब क्या होता है? लहुर होता है। लहुर मतलब यंगर। उसको आपने क्या किया? चावल खिला दिया। तो छोटा भाई उसको चावल खिला दिया, चावल खिला के बोला कि चलो बाद में रोटी बना देंगे। तो जो लहुरा है उसे आपने चावल खिला दिया। तो ऐसे याद करने का ट्रिक है कि जो लौरा देव है वहां से चावल मिला है। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या मिला है? जो गढ़ है वहां पे गेहूं मिला है, पाकिस्तान में। संगन कुल्लू, पिक्कली हल, उतनूर में राख के टीले मिले हैं। ठीक है, तो एक संगन कुल्लू मतलब एक कुल्लू, पिक्कली हल एक हल था, वो काले रंग का था, उतर गया राख के टीले में। ऐसे याद करेंगे, काले रंग का हल उतर गया, कहाँ उतर गया? राख के टीले में। तो ऐसे क्या हो जाएगा? राख का टीला मिला। कुल मिलाकर के छोटे से चार्ट से आपको एक ढांचा बनाने की कोशिश की गई है। इतिहास के बारे में एक चार्ट बनाने की कोशिश की गई ताकि आपको ये दिमाग में फिट हो। इसी के फ्रेम पर हम लोग आगे जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2350 से लेकर 1700 यानी 2500 कहीं लिखा है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। अभी कुछ समय लग गया है वीडियो बनाने में, क्योंकि स्वास्थ्य के कुछ कारण हैं, कहीं व्यस्तता रहे। लेकिन अब नियमित तौर पे आपको इतिहास के क्रमवार तरीके से और भूगोल के, विज्ञान के, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी समस्त कक्षाएं मिलती रहेंगी। आपके लिए ये चार्ट, ये लेक्चर फायदेमंद हो तो आप चैनल को, हरिसर जीएस सेंटर काशी को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको लाभ मिले, और सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ा आप मनोबल बढ़ाएंगे तो हम डबल ऊर्जा से काम करेंगे ताकि परीक्षाओं को क्रैक किया जा सके, परीक्षाओं को तोड़ा जा सके। परीक्षाएं नहीं हैं, ये तो युद्ध है। इस युद्ध में रणनीति और दांवपेच और शत्रु के रिकॉर्ड को देखा जाता है। शत्रु के रिकॉर्ड मतलब क्या भाई? लास्ट ईयर के पेपर्स कैसे कैसे दांवपेच चले हैं एग्जामिनर ने, उसके हिसाब से रणनीति बनाएंगे और समय फ्रेम में रियाज करेंगे, तब जाके आपकी परीक्षाएं निकलेंगी। चलिए, बने रहिए और इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे, जो होगा आपको इतिहास के क्रम का तीसरा लेक्चर, और वो हो जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, और वो हो जाएगा क्या? हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए, नमस्कार।